Hello dear TYBSc microbiology students. So we are studying the organs of immune system chapter in which we have learnt about the lymphatic circulation, lymphatic system, and along with that in the last lecture we have also learnt about the lymphatic organs which are primary lymphoid organs. तो बेसिकली हमने डिफरेंस भी स्टडी किया था बिटवीन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. अलोंग विद दैट हमने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन स्टार्ट भी किया था इन विच वी हैव लर्नड द थाइमस which is primary lymphoid organ and very important. And after that we are going to learn the second type of primary lymphoid organ जो आपके सिलेबस में है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, जो जनरली हम में नहीं बट बर्ड्स में प्रेजेंट रहता है एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस but still it is given in your syllabus, so we have to study that. And I am sure that you have learnt about the bone marrow in the SYBSc immunology subject. If not, I will still give you the idea about the bone marrow, but वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको बस बर्सा ऑफ फैब्रिकस इन डिटेल समझाऊंगी एंड बोन मैरो की आपको बस आइडिया दूंगी कि कैसे होता है, क्या होता है. आई एम श्योर आपको बहुत आइडिया होगा बिकॉज इट वॉज इन योर सिलेबस इन लास्ट ईयर. And so here we will start with the bursa of fabricus, which is a primary lymphoid organ, but it is not present in any type of mammals and it is present in the birds. So here talking about the bursa of fabricus, तो ये जो ऑर्गन है क्लोएका जो है जो बर्ड्स में प्रेजेंट रहता, क्लोएका भी बोलते हैं उसको, और अलॉन्ग विद दैट वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द cloaca. So here this organ which is called bursa of fabricus, it is a sac like structure. तो sac like structure है जो हम में नहीं बट बर्ड्स में प्रेजेंट रहता and it is lymphoepithelial structure. Lymphoepithelial, why it is called as lymphoepithelial structure? Because it has lymphoid cells, along with that it has the epithelial cells. That is why it is called as the lymphoepithelial structure. Then it is arising as a dorsal diverticulum from the cloaca of the birds. तो इसका मतलब क्या हुआ, that it is present in the birds at the जो cloaca region है जो like very ventral, not ventral, I can say it is present in the very like hind part of the birds, जो एनल रीजन में हम बोल सकते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट रहता क्लोएका. तो वहाँ पे जो है इट इज़ प्रेजेंट, बर्सा इज प्रेजेंट. सो इट इज़ प्रेजेंट लाइक अ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्लोएका, आपको डायग्राम दिखाती हूँ इसकी. जो क्लोएका है उसके जो है एज एन जॉइनिंग के फॉर्म में बर्सा इज प्रेजेंट. ये यहाँ पे क्लोएका रीजन है, यहीं पे आपको एज एन जॉइनिंग जॉइन करता है बर्सा टू द क्लोएका यूजिंग अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से वो जॉइन करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज डाइवर्टिकुलम. जो इनविजिबल ट्यूब है बट वो एग्जैक्टली विजिबल नहीं है, बट ट्यूब प्रेजेंट है. उस ट्यूब से जो है लाइक यहाँ पे आपको क्लोएका रीजन आपको दिख रहा है बट एक कुछ इनविजिबल स्मॉल ट्यूब है एंड वहाँ पे आपको बर्सा ऑफ फैब्रिकस दिखेगा. सो हियर हाउ लाइक बर्ड्स में ये प्रेजेंट है इन द नियर द क्लोएका एज अ सैक फॉर्मेशन एंड लिम्फो एपिथेलियल सैक फॉर्मेशन. देन this organ was first described by the Fabricus and that is why it is called as bursa of fabricus. So जो साइंटिस्ट है फैब्रिकियस, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, इसकी वजह से इनको बर्सा ऑफ फैब्रिकियस ऐसा नाम दिया गया है. एंड देन द ऑर्गन it is originated from the hindgut epithelium of the chick embryo at about 15th day of development. जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है या हम कह सकते हैं एग का जब फॉर्मेशन होता है बर्ड्स में, तो एग के 15th डे तक ये ऑर्गन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रहता. 15th डे के बाद हमें पता है एग कब हैच होता है, आफ्टर द 21 डेज. तब 15 डेज जब होते हैं एग को फॉर्म हुए, तो वो 15 डेज के बाद ही वो ऑर्गन जो है फॉर्म होने लगता है. एंड अबाउट हैचिंग पीरियड तक, या फिर हम कह सकते हैं 21 डेज के पीरियड लाइक 21st डे तक वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है, मतलब वो फुल्ली फंक्शनल हो जाता है, या हम कह सकते हैं वो अपना फंक्शन जो भी बी सेल प्रोडक्शन हो जो भी उसको करना है वो 21st डे के बाद ही फंक्शन करेगा. 15 डे तक वो फॉर्म भी नहीं होता है. 15 डे के बाद एम्ब्रियो में वो फॉर्म होने लगता है. और एम्ब्रियो के किस रीजन से वो फॉर्म होता है, यूजिंग द हाइंड गट रीजन.
तो हाइंडगट इपिथेलियम या हाइंडगट का जो भी इपिथेलियम एरिया है, जो भी लाइनिंग वाला एरिया है, उससे फॉर्म होगा. देन इट विल गेट एक्टिवेटेड आफ्टर द बाय द पीरियड ऑफ हैचिंग, दैट इज़ 21 डेज तक वो फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा. बट ग्रो अभी वो फुली नहीं हुआ है. तो ये जो ऑर्गन है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, सो इट विल बी fully grown by the 4th month of age and it will grow about the 3 centimeter size. जो उनकी मैक्सिमम साइज है 3 सेंटीमीटर. अभी मैंने आपको बोला 13 डे तक, तो 13th डे तक वो फॉर्म भी नहीं हुआ. 13 डे के बाद वो फॉर्म हुआ, फुली फंक्शनल हुआ. 21 डेज तक हैचिंग हुई. अब इंडिविजुअल या जो भी चिक है वो फॉर्म हुआ है. चिक अब 4th मंथ तक ग्रो होगा. देन 4th मंथ में वो मैक्सिमम साइज अचीव करेगा विच इज़ अबाउट 3 सेंटीमीटर. उसके बाद वो ग्रो नहीं होगा. जैसे थाइमस में हमने देखा था प्यूबर्टी तक वो ग्रो होता है. थाइमस प्यूबर्टी के बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. प्यूबर्टी तक ही उसकी मैक्सिमम साइज रीच होती है, उसके बाद वो श्रिंक होने लगता है. वैसे ही जो है बर्सा है, इसलिए आप ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर भी कर सकते हो ये चीज़ कि बर्सा ऑफ फैब्रिकुलस जो है इट ऑल्सो हैज़ दैट एबिलिटी कि वो 3rd मंथ तक फुल्ली ग्रो होगा. हम उनकी प्यूबरिटी भी कह सकते हैं. 3rd मंथ तक वो फुल्ली ग्रो होगा. 3rd मंथ के बाद वो ग्रो होना स्टॉप होगा एंड बाय द एज वो श्रिंक होना स्टार्ट होगा. सो नाउ द प्रोमिनेंट सेल्स इन बर्सा ऑफ फैब्रिकस, जो भी हमने देखा था थाइमस में भी टी सेल्स की मैचुरेशन होती है, टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा मैक्रोफाजेस भी प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे. तो यहाँ पे बर्सा ऑफ फैब्रिकस में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, मैक्रोफाजेस प्रेजेंट रहते हैं एंड प्लाज्मा सेल. तो ये तीनों सेल्स के जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. प्लाज्मा सेल वी कैन से बी सेल के ही टाइप होते हैं. देन द लिम्फोसाइट्स ऑफ बर्सा इज सिमिलर टू द लिम्फोसाइट ऑफ थाइमस एंड द मॉर्फोलॉजीज डिफर इन द फंक्शन. लिम्फोसाइट्स जो है वो सेम हम कह सकते हैं, जैसे थाइमस में टी लिम्फोसाइट होते हैं वैसे बर्सा में बी लिम्फोसाइट होते हैं, बस उनका फंक्शनिंग डिफरेंट होता है. जैसे और जितने लाइक वी कैन से जहाँ पे थाइमस में हमने देखा था कि टी सेल का प्रेजेंस ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और वो कैसे मैच्योर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी बी सेल का प्रोमिनेंस ज़्यादा है एंड वैसे ही पी सेल भी मैच्योर्ड बर्सा में होते हैं. डिफरेंस इतना है, वहाँ पे टी सेल एंड यहाँ पे बी सेल, एंड ये बर्ड्स में रहता है एंड दैट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन. सो देन टॉकिंग अबाउट द बर्सा, the B cell mature in the bursa of fabricus which is embryologically and morphologically similar to thymus. B cells mature into the B lymphocytes and later migrate to the bursa dependent regions to the secondary lymphoid organs like spleen and lymph node. जैसे ही हमने thymus में देखा था B cell वहाँ पे immature B cell आएगी from the bone marrow, वैसे ही यहाँ पे भी T cell आएगी in the thymus. तो टी सेल वहाँ पे मैच्योर होंगी एंड टी सेल मैच्योर होने के बाद ज़रूरत पड़ने पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाएगी, वहाँ पे एंटीजन के कांटेक्ट में आएगी एंड एक्टिवेट हो जाएगी या फंक्शनल हो जाएगी. वैसे ही यहाँ पे बी सेल का होता है. बी सेल प्री बी सेल आएगी, इसमें जो इमैच्योर बी सेल है वो आएगी, उनको प्री बी सेल बोलते हैं. वो मैच्योर होगी इन द बर्सा. मैच्योर होने के बाद जैसे ही हम मैच्योर होगी they will go to the secondary lymphoid organ which are lymph node, spleen or other than that spleen. तो वो वहाँ पे जाएगी. तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट इट इज़ लाइक बिहेव्स लाइक अ थाइमस, बट ये थाइमस नहीं है. स्ट्रक्चर यहाँ पे बी सेल मैच्योर होते, वहाँ पे टी सेल मैच्योर होते. तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो इट इज़ अ लिम्फोसाइट एम्बेडेड इन इपिथेलियल टिश्यू. तो इसमें थाइमस के जैसे ही जहाँ पे हमने देखा था थाइमस में टी सेल इपिथेलियल सेल्स में एम्बेड होते हैं, वैसे ही यहाँ पे बी सेल जो है इपिथेलियम में एम्बेडेड है. द इपिथेलियल टिश्यू लाइन्स अ हॉलो सैक कनेक्टेड टू क्लोएका बाय द डक्ट. तो यहाँ पे हमने देखा था एक डक्ट या तो एक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर है जिससे जो बर्सा है वो लिंक्ड है टू द क्लोएका. तो यहाँ पे इट इज़ लिंक्ड बाय अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. जो इनविजिबल ट्यूब होती है उससे बर्सा इज लिंक्ड टू द क्लोएका. ये क्लोएका है, ये बर्सा है. इट इज़ लिंक्ड यूजिंग अ इनविजिबल ट्यूब जो हमें दिखाई नहीं देती बट है. देन आई विल रफ इट ऑफ. Then talking about the bursa ki structure, here this epithelial tissue
तो यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड दिस सैक, जो हमने बोला कि बर्सा एक सैक के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये सैक में क्या होता है, इट हैज़ द फोल्ड्स ऑफ एपिथेलियम विच एक्सटेंड्स टू ल्यूमेन एंड स्कैटर्ड थ्रू द फोल्ड्स आर राउंड मासेस ऑफ लिम्फोसाइड कॉल्ड लिम्फोइड फॉलिकल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इस सैक में एपिथेलियम के कुछ फोल्ड्स होते हैं जो ल्यूमेन तक जाएंगे या उसकी ओपनिंग तक जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं इसके सेंटर तक जाएंगे। स्कैटर्ड थ्रू द फोल्ड्स आर अराउंड मासेस ऑफ द लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स के जो मासेस है, राउंड राउंड मासेस, दे आर प्रेजेंट ऑन द दिस काइंड्स ऑफ सैक। अब वो कैसे सैक्स रहते हैं प्रेजेंट, आई विल शो इट टू यू। सो सपोज यहाँ पे कुछ है ऑर्गन है, जो हमने बोला था, वेट, तो यहाँ पे वी हैव द बर्सा ऑफ फैब्रिकस। तो उसकी कुछ ऐसी ओपनिंग है, यहाँ पे बर्सा ऑफ फैब्रिकस है। तो इसमें क्या होगा, ल्यूमेन तक कुछ ऐसे एपिथेलियम के ऐसे फोल्ड्स जाएंगे, कुछ फोल्ड लाइक, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्लोरोप्लास्ट में देखा था, वैसे स्ट्रक्चर्स होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो फोल्ड्स होंगे उस पर कुछ लिम्फोसाइट्स वगैरह कहीं पे भी रैंडमली प्रेजेंट होंगे। अब वो मैच्योर्ड कहाँ पे है हम डिटेल में देखने वाले हैं, बट ऐसे जो है स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन दिस फोल्ड, बीनीथ दिस फोल्ड। तो ऐसे फोल्ड्स फॉर्म होंगे जिनको हम फॉलिकल्स, ये जो फोल्ड है इनको हम फॉलिकल्स कहते हैं। सो नाउ हम अभी डिटेल में देखेंगे किसमें क्या प्रेजेंट रहता। सो ईच फॉलिकल इज डिवाइडेड इंटू द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो यहाँ पे क्या होगा, सो हियर हमने बोला कि कुछ फॉलिकल्स है ऐसे ट्यूबुलर। तो ये फॉलिकल्स का जो ये मैं आपको दूसरे, सॉरी, सो ये फॉलिकल्स है। तो ये जो फॉलिकल्स है उनमें कुछ ये जो रीजन है ना, आपको दिख रहा है ये आउटर साइड, ये हमने ग्रीन पेंट किया, ये जो रीजन है आउटर साइड का, इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। एंड जो इनसाइड, मैं आपको अलग कलर में दिखाती हूँ, तो ये जो इनसाइड रीजन है इट इज़ कॉल्ड एज द मेडुला, इसके अंदर। तो ये ईच फॉलिकल, अभी ये फॉलिकल हमने ये अगर हमने फॉलिकल कंसिडर किया, तो ये अगर फॉलिकल कंसिडर किया, तो मैं आपको एक फॉलिकल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो अगर ये एक फॉलिकल ऐसा है, तो यहाँ पे जो है ये हुआ उसका मेडुला, देन इट विल बी इट्स कॉर्टेक्स। ये जो रीजन यहाँ पे दिख रहा है इसमें कुछ गैप प्रेजेंट रहेगा, तो ये जो हुआ उसका मेडुला, सॉरी कॉर्टेक्स। तो ये जो थोड़ा सा ही रीजन होता है उसका बॉर्डर, तो इट विल बी कॉर्टेक्स। देन यहाँ पे जो है लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट रहेगी, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज प्लाज्मा एंड द मैक्रोफाजेस, वो भी प्रेजेंट रहेगी। ये एक फॉलिकल रहता है, यहाँ पे आपको डायग्राम में और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, लाइक यहाँ पे। सो ये हुआ पूरा एक फॉलिकल। तो इस फॉलिकल में ये जो पार्ट है, ये बॉर्डर लाइन, इट इज़ कॉर्टेक्स। ये इनसाइड जो है इट इज़ मेडुला। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में, देयर इज प्रेजेंस ऑफ दी स्मॉल स्मॉल लिम्फोसाइट है, एपिथेलियल सेल्स है, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ये डायग्राम मैं आपको नोट्स में दूंगी और अच्छे से। देन talking about more detailed structure, each follicle is divided into cortex and medulla, which we've seen, and the cortex contains the lymphocyte and plasma cell, along with that macrophages. cortex में macrophages है, lymphoid cell है, plasma cells है. The corticomedullary junction, there is a basement membrane and the capillary network inside of which are the epithelial cell. तो यहाँ पे जहाँ पे corticomedullary region है, जहाँ पे cortex and medulla जो है वो coincide होते हैं, तो वहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वी कैन सी हियर। तो यहाँ पे जहाँ पे कॉर्टेक्स एंड मेडुला लाइक कोइंसाइड होते हैं, यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कनेक्ट है क्लोएका से। वी नो यहाँ पे क्लोएका ज्वाइन होता है, बट यहाँ पे जो है इट इज़ प्रेजेंस, देयर इज प्रेजेंस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन? इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन दे हैव द एपिथेलियल सेल्स, कैपिलरी नेटवर्क, जिसमें एक कैपिलरी जैसे नेटवर्क्स रहते हैं, लाइक वी कैन से लाइनिंग्स रहती है जिसमें इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। देन द मेडुलरी इपिथेलियल सेल्स आर रिप्लेस बाय द लिम्फोब्लास्ट एंड द लिम्फोसाइट्स इन द सेंटर ऑफ द फॉलिकल। जो मैंने आपको बताया
सो हियर, हाँ, सो इन द मेडुला, यहाँ पे जो सेंटर है मेडुला में, इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं इन द सेंटर। तो यहाँ पे एपिथेलियल सेल धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगी मैच्योर लिम्फोसाइट से। जो भी कॉर्टेक्स से जो मैच्योर्ड बी सेल है वो एंट्री लेंगे मेडुला में, और मेडुला में बस मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स होंगे, अलॉन्ग विद दैट थोड़े थोड़े एपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। देन more details structure, these medullary epithelial cells are replaced by the lymphoblast and the lymphocytes. Specialized neuroendocrine dendritic cells are of unknown functions which are present in each follicle. Along with these cells macrophages है, plasma cells है, P cells है, lymphocytes है, T cells भी रहते हैं कुछ अमाउंट में। तो इस सेल के अलावा there is presence of डेंड्राइटिक सेल भी प्रेजेंट रहती है, जो न्यूरो एंडोक्राइन उनको बोला जाता है, बिकॉज वो एंडोक्राइन रीजन में प्रेजेंट रहती है। एंड दिस डेंड्राइटिक सेल्स का हमें फंक्शन नहीं पता। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द बर्सा ऑफ फैब्रिकस, हमें ओवरऑल उसका फंक्शन देखना है। कॉमन फंक्शन की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल फंक्शन है, मैचुरेशन ऑफ बी सेल, उनको मैच्योर्ड करेगा। जैसे कि थाइमस में टी सेल जो है वो डिफरेंशिएट मैच्योर होती है, वैसे ही बी सेल यहाँ पे मैच्योर एंड डिफरेंशिएट होंगी इन द बर्सा ऑफ फैब्रिकस। तो यहाँ पे उन्होंने दिया गया है कि जो भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो बर्सा ऑफ फैब्रिकस है उसको रिमूव किया था ऑर्गेनिज्म से, तब उनको पता चला, या फिर बर्ड से, तो उनको पता चला कि जब बर्सा ऑफ फैब्रिकस रिमूव किया तब एंटीबॉडीज़ का काउंट जो है वो बहुत कम हो गया। पहले उनको इन्फेक्ट किया गया विद सम वायरस, उसके बाद उन्होंने एंटीबॉडीज़ का काउंट देखा। देन उसके बाद उन्होंने बर्सा ऑफ फैब्रिकस रिमूव किया, उसके बाद काउंट देखा तो एंटीबॉडीज़ का काउंट बहुत कम हो गया था। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि कोई तो भी ये बर्सा है तो वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो एंटीबॉडी किससे प्रोड्यूस होती है फिर? बी सेल्स से। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बर्सा ऑफ फैब्रिकस में बी सेल्स प्रेजेंट है, क्योंकि बी सेल्स आर एक्चुअली दो जो मेनली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। मेनली आई एम सेइंग टी सेल भी करते हैं कुछ अमाउंट में, बट मेनली बी सेल करते हैं। So the bursa of fabricus is a primary lymphoid organ which function as a maturation and differentiation site for the antibody forming system। जो है उसकी जो है हम बेसिस कह सकते हैं कि बी सेल एक्चुअली एंटीबॉडी फॉर्म करती है। एंटीबॉडी फॉर्मिंग जो भी फंक्शंस होते हैं वो बी सेल ही करती है। देन लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेटिंग इन द बर्सा आर देयरफॉर कॉल्ड एज बी सेल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट डिस्कवरी जो बी सेल की हुई थी वो एक्चुअली बर्सा में हुई थी, दैट इज़ वाई उनको बी सेल कहा जाता है फ्रॉम द बर्सा। बट बोन मैरो में भी बी सेल का मैचुरेशन होता है इन ह्यूमंस, इसकी वजह से भी उनको बी सेल्स बोला जाता है, बिकॉज मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट बी सेल का बोन मैरो में होता है इन ह्यूमंस एंड बर्सा में होता है इन द बर्ड्स। देन टॉकिंग अबाउट द बर्सा, यहाँ पे क्या होता है कि the bursa acts like thymus insofar as the immature cells produced in the bone marrow migrate into bursa। बर्ड्स में भी बोन मैरो प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे जो इमेच्योर बी सेल होते हैं। अब हमारे ह्यूमंस में क्या होता है कि हमें क्या होता है कि बी सेल वहीं पे मैच्योर होती है, वहीं पे ग्रो होती है, वहीं पे फॉर्म होती है। बट यहाँ पे उल्टा है, बोन मैरो से, जैसे हमारे में बोन मैरो से टी सेल जाके थाइमस में जाके फिर मैच्योर होती है, यहाँ पे बोन मैरो में से लेके बर्सा में जाएगी, वहाँ पे मैच्योर होगी, वहाँ पे डिवाइड होगी, वहाँ पे उनको एजुकेट किया जाएगा सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए। पॉजिटिव सिलेक्शन किया जाएगा, निगेटिव सिलेक्शन किया जाएगा, उसकी वजह से बहुत सारी बी सेल यहाँ पे किल हो जाएगी अपोप्टोसिस से। एंड ओनली सिलेक्ट की हुई, यानी कि जो भी सेल पास होगी उस एग्ज़ाम में, वही सिलेक्ट की हुई सेल्स ही सिलेक्ट की जाएगी और वही आगे जाके अपने काम करेगी, लाइक एंटीबॉडी प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे दिस इम्पॉर्टेंट लाइक वो भी वहाँ पे भी जो है थाइमस में वैसे ही होता है, यहाँ पे भी बर्सा में वैसे ही होता है, बट बी सेल का होता है, वहाँ पे टी सेल का होता है। देन टॉकिंग अबाउट द बी सेल, तो डिफरेंस ये है कि बर्सा जो है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो प्योर नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इट विल ट्रैप, हमने क्या बोला था, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में एंटीजन की एंट्री नहीं होती, बट बर्सा में होती है एंटीजन की एंट्री। वो जो बर्सा सेल्स है, बर्सा ऑफ फैब्रिकुलस है, वो क्या करेगा, एंटीजन की एंट्री भी लेगा,
उससे वो बी सेल का एक्टिवेशन करेगा, मतलब वो थोड़ा थोड़ा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे भी एक्ट करता है, क्योंकि वो एक्टिवेट भी करेगा बी सेल को कभी कभी। तो इसकी वजह से उसको प्योरली उसको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं भी बोला जाता, बट है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, बिकॉज वो बी सेल का फॉर्मेशन एंड बी सेल का मैचुरेशन करता है। एक्टिवेशन जनरली वो सेकेंडरी पे छोड़ देता है, बट कभी कभी वो एंटीजन को ट्रैप करके एक्टिवेशन खुद ही कर देता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो उसका पोजीशन कौन सा है, कैसे फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि बर्ड्स में प्रेजेंट रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इट इज़ जॉइंट टू द क्लोएका ऑफ द बर्ड्स। देन अलॉन्ग विद दैट उसमें फॉलिकल प्रेजेंट रहता, फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसमें कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन रहता है। मेडुला में जनरली लिम्फोसाइट्स होते हैं, इमैच्योर जो होते हैं वो कॉर्टेक्स में होते हैं, मैच्योर होके वो मेडुला में आ जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द बर्सा ऑफ फैब्रिकुलस जो आपके सिलेबस में है दिया गया, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो आपको स्टडी करना था, जो आपने किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द बर्सा ऑफ फैब्रिकुलस। सो टॉकिंग अबाउट द मेजर टाइप जो हम में रहता है, सेकंड टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, बोन मैरो, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई होप आपने सेकंड ईयर में स्टडी किया होगा, बट नहीं किया तो मैं आपको जस्ट इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो इज़ अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो ह्यूमंस में प्रेजेंट रहता, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट रहता। तो बोन मैरो वी कैन से बोन का जो इंटरनल पार्ट रहता है या मेडुलरी पार्ट रहता है, इट इज़ अ बोन मैरो रीजन। तो बोन मैरो का मेजर रोल क्या है, मैचुरेशन एंड द डेवलपमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल। तो ब्लड सेल का मैचुरेशन जनरली बी सेल का मैचुरेशन जो है इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द बोन मैरो। तो एक ये फंक्शन हुआ। अलॉन्ग विद दैट वो ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैंसर में आपने देखा होगा कि कैंसरस पेशेंट में कभी कभी जो ब्लड कैंसर हुआ अगर, तो बोन मैरो का ही ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, बिकॉज बोन मैरो फॉर्म्स द ब्लड सेल्स। तो बोन मैरो की अगर बात करें तो उसमें दो टाइप के रीजन रहते हैं, येलो बोन मैरो एंड द रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में एक्चुअली जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है इसलिए उसका कलर रेड होता है, बिकॉज वहाँ पे आरबीसी भी फॉर्म होती है। येलो बोन मैरो की बात करें तो वो बस फैटी टिश्यू कार्टिलेज जैसा स्ट्रक्चर रहता, वो अगर टाइम आए तो वो जो येलो रीजन है ना, येलो बोन मैरो, वो खुद को कन्वर्ट कर लेगा। अगर कभी रेड पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाए तो वो खुद को कन्वर्ट कर लेगा इनटू द रेड बोन मैरो। तो ये भी उसकी एबिलिटी है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है उसका, उसमें मेम्ब्रेन कवरिंग, अब एक्सटर्नल रीजन को हम मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। सो इट इज़ अ मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट जिसको हम पेरियोस्टेनम बोलते हैं। अलॉन्ग विद दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ द ब्लड वेसल, रेड बोन मैरो, देन येलो बोन मैरो, कार्टिलेज वी कैन से, देन स्पॉन्जी टिश्यू भी प्रेजेंट रहता बोन में। अभी बोन में ही प्रेजेंट रहता इंटरनल एरिया में, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज बोन मैरो। सो दिस इज़ अबाउट द बोन मैरो जो आपके सिलेबस में नहीं। और अगर आपको लाइक इन डिटेल में देखना हो तो आप इसको सर्च भी कर सकते हो। बस इसका बेसिक फंक्शन इतना है कि वहाँ पे ब्लड सेल फॉर्मेशन होगा एंड बी सेल का, उनमें से प्राइमरीली बी सेल का मैचुरेशन वहाँ पे होगा, टी सेल का मैचुरेशन वहाँ पे नहीं होगा। टी सेल कहाँ पे जाके मैच्योर होगी, इन द थाइमस। सो दिस इज़ अबाउट द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो हमने स्टडी किए। थाइमस देखा हमने, लिम्फेटिक सिस्टम देखी, बर्सा ऑफ फैब्रिकस देखा, एंड अलॉन्ग विद दैट हमने लिम्फेटिक सिस्टम भी स्टडी किया, क्या होता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन कैसे होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल like a point of the chapter which is primary lymphoid organ. And in the next lecture we are going to start about the secondary lymphoid organ which are present in our body. So I hope you have understood, and see you in the next lecture. Thank you.